विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, MLB गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम BA पार्ट सेकंड के लिए सेकंड प्रश्न पत्र में भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रथम अध्याय से लेसन प्रारंभ करेंगे। चैप्टर है भारत के संविधान निर्माण की कहानी और संविधान सभा का गठन। विद्यार्थियों, मैं ऐसा भारत चाहता हूँ कि जिसमें निर्धन भी यह महसूस करे कि यह उनका देश है और जिसके निर्माण में उनकी प्रभावशाली आवाज़ शामिल है। ऐसा समुदाय जिसमें सभी मेलजोल से रहेंगे। ऐसे भारत में छुआछूत के अभिशाप या नशीले पदार्थों का सेवन अथवा मदिरापान के लिए कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। नारियों को भी वही अधिकार मिलेंगे जो कि पुरुषों को मिले हुए हैं। ये विचार भारत के संविधान के बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने व्यक्त किए थे। प्रत्येक राष्ट्र को आत्मनिर्णय का अधिकार हो, इस विचार की कुछ प्रगतिशील राष्ट्रवादियों ने प्रथम विश्व युद्ध में वकालत की थी। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड व अमेरिका ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए युद्ध को तानाशाही ताकतों के विरुद्ध लोकतंत्र की विजय पताका फहराने की घोषणा की थी एवं महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने भी यही सोचा था कि ब्रिटेन जिस उद्देश्य से युद्ध लड़ रहा है उसको भारत में भी अवश्य ही लागू करेगा। लेकिन युद्ध के बाद भारतीयों को आत्मनिर्णय के अधिकार को देने से ब्रिटिश सरकार द्वारा मना कर दिया गया। परिणामतः 1920 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया और महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। 1929 में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को दोहराया, परंतु संविधान सभा के गठन की मांग को नहीं दोहराया था। संविधान सभा के गठन की मांग 7 अप्रैल 1934 में मानवेंद्र नाथ राय ने प्रकट की थी। 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। भारत द्वारा संविधान सभा की मांग को दोहराए जाने पर ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों ने अपने विशेषाधिकार को खतरे में पड़ते देखकर इसका विरोध किया। 1940 में मुस्लिम लीग ने दोहरे संविधान द्वारा पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान सभा की मांग के प्रति उदासीनता का भाव प्रकट किया था। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन का उल्लेख था, लेकिन यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठित होनी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में एटली के नेतृत्व में मजदूर दल की सरकार बनी जो भारतीयों की स्वतंत्रता के प्रति सहानुभूति रखती थी। 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने कहा था कि क्या यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत अपने आप को 40 करोड़ लोगों का राष्ट्र कहता है और जिसने 2 बार अपने पुत्रों को विश्व युद्धों में अंग्रेज़ों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भेजा तथा वह आज अपने भाग्य निर्माण करने की स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री एटली ने भारतीयों की समस्याओं पर विचार करने के लिए अपने कैबिनेट के 3 सदस्यों को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है। सर पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, जबकि सर स्टेफर्ड क्रिप्स तथा A.V. अलेक्जेंडर इसके 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे। भारत में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। इस योजना में यह निश्चय किया गया कि भारतीय संविधान निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा का गठन किया जाए, जिसमें 389 सदस्य होने चाहिए, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से तथा शेष 93 सदस्य
देशी रियासतों से लिए जाने थे। दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर तथा मेरवाड़ा उस समय चीफ कमिश्नर प्रांत थे। संक्षेप में कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव निम्नलिखित थे। नंबर 1, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि प्रत्येक प्रांत से लेने का निर्णय लिया गया। नंबर 2, देशी रियासतों के सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। नंबर 3, इस योजना में प्रांतों का अलग संविधान की योजना का प्रस्ताव भी शामिल था। मंत्रिमंडल योजना के अनुसार जुलाई 1946 को संविधान सभा के चुनाव हुए, जिसमें 296 स्थानों में से कांग्रेस ने 208 स्थान और मुस्लिम लीग ने 78 स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया। इसके 2 कारण थे। प्रथम तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के आधार पर संविधान सभा का बहिष्कार किया। दूसरा, देशी रियासतों ने भी अपना भविष्य अभी तक तय नहीं किया था, इसलिए सभी सदस्यों ने इस बैठक में भाग नहीं लिया था। प्रथम बैठक में अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। एच.के. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद संविधान सभा में 324 सदस्य थे। अब हम संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की विभिन्न समितियों के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर सदस्य थे। एन. गोपाला स्वामी अयंगर, B.L. मित्तल, मोहम्मद सादुल्ला, D.P. खेतान की मृत्यु होने पर T.T. कृष्णाचारी को तथा 7वें सदस्य थे K.M. मुंशी। इसके अलावा विभिन्न जो समितियां थीं, उनमें नियम निर्माण समिति के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्य समिति के चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और झंडा समिति के अध्यक्ष थे J.P. कृपलानी। राजस्थान से संविधान सभा में कुल 11 व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य थे, जो निम्नलिखित है। B.T. कृष्णाचारी, हीरालाल शास्त्री, सरदार सिंह खेतड़ी से, जसवंत सिंह जी, राज बहादुर, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल लाल असावा, रामचंद्र उपाध्याय, बलवंत सिंह मेहता, दलेल सिंह तथा जयनारायण व्यास। संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव थे और संविधान का प्रारूप इन्हीं ही तैयार किया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार कर लिया गया था। इस कारण 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रसिद्ध विधिवेता लक्ष्मीमल सिंधवी ने इस दिन को विधि दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और 26 जनवरी 1950 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। इस कारण 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इस प्रकार से संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया। अब हम संविधान सभा के बारे में उसकी रचना को लेकर, उसकी स्थिति को लेकर कुछ आक्षेप लगाए जाते हैं। उन आक्षेपों के बारे में चर्चा करेंगे और विश्वविद्यालय की परीक्षा में भी इस प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे जाते हैं। नंबर 1, क्या भारत की संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न संस्था थी? भारत की संविधान सभा के बारे में यह कहा जाता है कि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था, इसलिए संविधान सभा के पास संप्रभुता शक्ति नहीं थी। विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा की वैधता को लेकर चुनौती दी थी एवं संविधान सभा के सदस्य
प्रफुल्ल जयकर ने भी कहा कि संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं है। जयकर के विचार का आधार सही था कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत अस्तित्व में हुआ है तथा यह ब्रिटिश संसद के अधीन थी। ब्रिटिश संसद संविधान सभा में परिवर्तन भी कर सकती थी। एनजी आयंगर ने इस विचार के तर्क में कहा कि संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को जनता ने स्वीकार कर लिया था, अतः यह जनता द्वारा स्वीकृत संस्था है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार सरकार राजकीय पत्रों से पैदा नहीं होती है, वास्तव में वे जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। हम आज यहाँ इसलिए एकत्रित हो पाए हैं क्योंकि हमारे पीछे जनता की शक्ति है। यहाँ तक जनता कोई दल या वर्ग नहीं है, वरन जनता चाहेगी वहाँ तक हम यहाँ रहेंगे। संक्षेप में संविधान सभा एक संप्रभु और वैध संस्था थी। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। संविधान सभा का विघटन ब्रिटिश सरकार के आदेशों से नहीं किया जा सकता था। संविधान सभा के सदस्य यदि 2/3 बहुमत से सभा को विघटित करने का प्रस्ताव पारित नहीं करें तब तक ऐसा संभव नहीं था। संविधान सभा के संचालन की पूर्ण शक्ति संविधान सभा के सभापति के अधिकार क्षेत्र में निहित थी। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारतवासियों को सत्ता हस्तांतरण कर दिया गया था, इसलिए कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव स्वतः ही समाप्त हो गए थे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत की संविधान सभा एक संप्रभु संस्था थी। अब दूसरा आक्षेप ये लगाया जाता है कि क्या भारत की संविधान सभा प्रतिनिधात्मक संस्था थी। संविधान सभा के ऊपर प्रतिनिधित्व का नेतृत्व करने वाली संस्था का भी आक्षेप लगाया जाता है कि क्योंकि संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संस्था नहीं थी। 1935 के भारत शासन सुधार अधिनियम के अनुसार 40% लोगों को ही मताधिकार दिया गया था और इस आधार पर चुनी हुई प्रांतीय सभा ने संविधान सभा को चुना था। इसलिए संविधान सभा का अप्रत्यक्ष और सीमित मताधिकार के आधार पर चुना हुआ था। अतः ये आक्षेप लगाया जाता है कि ये संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। संविधान सभा का अप्रत्यक्ष चुनाव होने के कारण इसे भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा नहीं कहा जा सकता है। सैद्धांतिक दृष्टि से उपयुक्त विचार सत्य है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से इस तर्क में कोई बल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस द्वारा कैबिनेट मिशन योजना के संविधान सभा संबंधी प्रस्तावों को किसी आदर्श के आधार पर नहीं वरन तत्कालीन परिस्थितियों में संभवतः यह प्रस्ताव भारत की स्थितियों के अनुकूल ही था। भारत में सांप्रदायिक उपद्रव होने के कारण प्रत्यक्ष चुनाव संभव नहीं था। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि यदि संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता तो भी उसका स्वस्थ चेहरा वैसा ही होता जैसा 1952 में प्रथम आम चुनाव में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भी पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, जेपी कृपलानी इत्यादि व्यक्ति निर्वाचित हुए, जो पूर्व में संविधान सभा के ही सदस्य थे। संविधान सभा में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। संविधान सभा वर्गीय आधारों पर अंकित थी, जैसे नेपाली, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, मुस्लिम एवं पिछड़ी सभी जातियों को और वर्गों को इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत की संविधान सभा प्रतिनिधिमूलक संस्था थी। अंत में एक आक्षेप और लगाया जाता है और वो है, क्या भारत के संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व था। आलोचकों का कहना है कि भारत की संविधान सभा में किसानों और मजदूरों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं था, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः किसानों को समुचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए था। दूसरी तरफ भारत की संविधान सभा में अधिकांशतः सदस्य जो कि वकालत की परीक्षा से उत्तीर्ण वकील थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, पटाभी सीतारमैया, के.एम. मुंशी इत्यादि। इससे ये आलोचना की जाती है कि भारत की संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व था। दूसरी आलोचना यह थी कि किसी भी देश का संविधान आम नागरिकों को समझ में आने वाला होना चाहिए, लेकिन भारत का संविधान वकीलों द्वारा बनाया गया था, इसलिए ये वकीलों का स्वर्ग तथा उन्हें लाभ पहुंचाने वाला माध्यम बन गया। इसलिए ये आक्षेप लगाया जाता है। अंत में क्या संविधान सभा को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त थी।
जिन व्यक्तियों के द्वारा संविधान सभा की जनप्रतिनिधित्व सभा पर संदेह व्यक्त किया गया है, उन आलोचकों का तर्क है कि भारत के संविधान सभा को प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित भी नहीं किया गया था तथा संविधान बनने के बाद भारत के निर्मित संविधान को जनता के सामने जनमत संग्रह के लिए भी पेश नहीं किया गया था। इसलिए भारत के संविधान को जनता द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त नहीं था। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत के संविधान को जनता द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं थी। इस प्रकार इतना ही इस लेसन में आज हमने भारत के संविधान सभा के गठन के बारे में आपको जानकारी दी। धन्यवाद। जय हिंद।